देश की बेटी हूँ, हर समय देश के काम आने के लिए तैयार हूँ। आज मैं सिर झुकाकर नमन करके याद करती हूँ जिन्होंने न केवल माननीय सुषमा स्वराज जी को इस मंच पर देख रही हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही विरासत, वही शौर्य, वही संवेदनशील सुषमा स्वराज जी जहाँ कहीं भी होंगी आपको देखकर गर्व की अनुभूति करती होंगी। वह एक ऐसी नेता थी जिन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उसे जन सेवा का पवित्र मार्ग बना डाला। उनकी वाणी में मर्यादा थी, उनके शब्दों में शक्ति थी और उनके फैसलों में देश के प्रति निष्ठा थी। कभी अलग नहीं किया बल्कि एक माँ, एक पत्नी, एक नेत्री देखकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि स्मृतिशेष सुषमा स्वराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सफर ही अपने चरित्र, समर्पण और सेवा के बल पर नया इतिहास रचेगा। आपको मेरे पूरे आर्य जनता परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो अब महादेव इसकी वजह से हम किसी पुष्प से आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। हम सब प्रतीक्षा रखें आपका उद्घाटन। जितने भी बंधु मेरी फोटो ले रहे हैं हमको इतना जरूर बता दूं, जैसी पहली फोटो में देखी हूँ निश्चित रूप में 100 में भी बिल्कुल वैसी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा हट जाइएगा क्योंकि मैं अनुमति लेकर मंच की औपचारिकता नहीं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पहलगाम में जितनी निर्ममता से हमारे भारतीय भाई बहनों को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उससे पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये मोदी का नया भारत है जो ना झुकता है, ना रुकता है, ना थमता है। ये मोदी का नया भारत है जो किसी भी आतंकी के सामने घुटने नहीं तोड़ता। ये मोदी का नया भारत है जो किसी भी चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना करता है, मुंह तोड़ जवाब देता है, राष्ट्र हित में फैसले लेता है। और ये भी कहना चाहते हैं, आज कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो हमने मौन रखा, ये मौन मेरी बहनों ने मेरे साथ केवल श्रद्धांजलि के रूप में नहीं रखा, ये मौन हमने प्रतिज्ञा के रूप में लिया है। वो प्रतिज्ञा कि ना हम डरेंगे, ना भूलेंगे, ना छोड़ेंगे। आज आप सबके बीच में आकर मैं अभिभूत हूं। मोक्ष की महिमा वाली काशी, जहां बाबा विश्वनाथ का वास है, मां गंगा की धारा में श्रद्धा की सरिता, शंखनाद में सनातन विश्वास है, बनारसी साड़ी की गरिमा। इसीलिए यदि आपकी अनुमति हो तो यहाँ ना तो मैं सांसद धर्म निभाने आई हूँ, ना राजनीति का धर्म निभाने आई हूँ। मैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बहनों से चर्चा करने आई हूँ। अगर अनुमति हो तो मंच की औपचारिकता छोड़कर नीचे आकर बात करें। तो जरा जोर से जयकारा लगाइए। नमो पार्वती माता।
एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई क्या है ये एक राष्ट्र एक चुनाव? एक राष्ट्र एक चुनाव नीति है, बिल्कुल नीति है, विचार है, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव समाधान है। यानी ये नीति भी है, विचार भी है और समाधान भी है। आप कहेंगे भाई इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि भाई देश को बार बार की चुनाव प्रक्रिया से छुटकारा देकर हम एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या है? अरे मैं समझाती हूँ। अब समझ लीजिए कि एक परिवार में दो जुड़वा भाई हैं और दोनों जुड़वा भाइयों की विवाह की उम्र हो गई है, तो परिवार कहता है भाई ठीक है दोनों का ब्याह करो, और ये तय किया जाता है कि दोनों भाइयों का विवाह हम एक ही मंडप में एक ही दिन एक साथ कर देंगे। तो जरा मुझे बताइए पैसे की बचत होगी कि नहीं? समस्याएं कम होगी कि नहीं? एक मंडप पे यानी टेंट वाले का खर्चा आधा है ना। एक मंडप का अर्थ है खाने का खर्चा, सुनाई नहीं दिया? भाई मैच जीत नहीं है ना किसी का यहाँ पर। एक मंडप में ब्याह करने का अर्थ है रिश्तेदारों में संबंध जो सामग्री वितरण करना पड़ता है वो भी आधा एक ही बार करना पड़ेगा। और यहाँ बैठी जितनी भी मेरी ब्याहता माताएं हैं वो कहेंगे कि भाई बुआ के जो यहाँ पे कितने लोग शिक्षक हैं? कितने? काफी लोग शिक्षक हैं। तो आप जानते हैं टीचर की ड्यूटी लगती है, यानी जब बार बार चुनाव होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई खराब होती है कि नहीं होती है ना। जितने भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो भी जानते हैं कि जब जब चुनाव बार बार होते हैं और आपको उनका चुनाव प्रचार के साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कर रहे हैं पूरे देश में यानी पूरे भारत में, तो आप मुझे बताइए चुनाव प्रबंधन में जो खर्चा होगा आधा, और कितनी बार होगा? बिल्कुल। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, दीदी तो बहुत ही ज्ञानी है, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनका सम्मान करा है। तो दीदी आप जानती हैं 2019 में जो हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कितना पैसा लगा था? 1.5% यानी 1.5% भारत की जीडीपी का लगा। 7,000 करोड़ रुपए का चुनाव। तो वहां पर जाकर हमने प्रचार करा। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र का चुनाव और उसके बाद आ गया खुद दिल्ली का चुनाव। सबके अथक प्रयासों के कारण दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने हमारा 27 बरस पुराना विघ्न हरा वनवास छोड़कर हमें भी डबल इंजन की सरकार दी। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम सब जानते हैं कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है ना, आचार संहिता लगता है। कितने लोग जानते हैं कि यहाँ पे आचार संहिता लगती है? वेरी गुड, सब लोग जानते हैं। वो जो बच्चे पीछे बैठे हैं स्टूडेंट्स, बेटा आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या होता है? किसी को पता आचार संहिता में क्या होता है? चलो मैं बता। आचार संहिता एक अल्पविराम लगा देती है विकास के कार्य। क्यों? क्योंकि जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है तो कोई भी सरकार कोई भी फैसला यदि देती है तो उसको जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उसको स्थगित कर दिया जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये डर है कि भाई कहीं मतदाता आपसे रीझ ना जाए, यानी किसी चीज को फेयर करने के लिए एक पीको होती है या आप किसी कुर्ते की दीदी बिल्कुल वहां पे बैठी है वो तो समझ जाएगी मैं क्या कहूँ। जब आप साड़ी की मान लीजिए पीको कर रहे हैं या तुरपा
कुर्ते की एक तरफ से अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तक अगर आप एक गो में धागा लेके जाएंगे तो वो स्टिच जो है मजबूत भी होगा और निरंतर होगा। लेकिन ये मान लीजिए हर 2 मिनट के बाद आपको धागा तोड़ना पड़े अपने मुंह से, क्या काम खत्म कर पाओगे? आपका वो जो स्टिच है, वो जो सिलाई की योजनाएं लेकर आती है, अब आपके काशी में ही देख लीजिए 3,880 करोड़ रुपए की परियोजना है, तो यही पर प्रधानमंत्री जी इसका घोषणा करके गए हैं ना। आज मुझे बता रही थी दीदी, रचना दीदी गाड़ी में बैठी थी, कह रही थी दीदी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे सांसद यहाँ से बने हैं अभूतपूर्व विकास हुआ है यहाँ पर, काशी का कायाकल्प हो गया है। कमेटी में 47 पार्टियों को, राजनीतिक दलों को बुलाया गया इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए। 32 राजनीतिक दल ऐसे थे जिनको ये बात एकदम समझ में आ गई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। लेकिन हर शादी में वो फूफा तो होता ही है ना, जो अपने स्वार्थ में ये देखता है कि दोनों भाइयों की शादी एक मंडप में करवा दोगे तो हमें एक कुर्ता पजामा कम मिलेगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधते भारत के हित को बलि चढ़ाने पर आपको आपने कई प्रकार की भ्रांतियां सुनी होंगी। ये कहा होगा कि भाई ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। मैं तीनों बातों का जवाब एक ही जवाब में देती थी, सरासर झूठ है। क्या है? हमेशा साथ खड़े होकर एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करेंगी। करेंगी कि नहीं करेंगी? जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिखाओ, करेंगी ना? दूसरा संकल्प, हम इस लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान नहीं करेंगे। हम विचारों का आदान प्रदान कर संवाद से इस लोकतंत्र को और ज्यादा गूढ़ और ज्यादा मजबूत करेंगे। करेंगे ना? मुझे तो हाथ नहीं। और तीसरा संकल्प, हम एक राष्ट्र एक चुनाव की विचारधारा को खुद इसके ध्वज वाहक बनकर एक घर, एक गली, एक कूचे तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे ना? बात बनने का मौका दिया और आपका आशीर्वाद लेने का मौका दिया, उसके लिए आपका डबल आभार व्यक्त करती हूं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम 2 जयकारे करें। सबसे पहला, भारत माता की और नमः पार्वती सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता को चरितार्थ करने वाली इस सभागार की केंद्र भूता सामने पर आए। आदरणीय प्रोफेसर रचना विवेकानंद अरे क्या कर रही है आप? अरे देखिए जितना भी समय लगेगा फोटो सभी का होगा और आप लोग जो लोग आगे बैठी हैं अनुशासन सभी की फोटो आएगी। के लिए आप काशी आई? आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आई हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव का मैसेज अपनी बहनों के साथ साझा करनी है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति भी है, विचार भी है और समाधान भी है।
और यही मैसेज मैं अपनी बहनों के साथ साझा यहाँ से करके जा रही हूँ कि यदि हमें चुनावी प्रबंधन में जो चुनौतियां आती हैं उसका अगर एकमात्र समाधान ढूंढना है, यदि हमें चुनाव की व्यवस्था में ज्यादा पैसा खर्च ना हो और उसका पैसा आधा हो जाए, खर्चे का पैसा आधा हो जाए, तो हमें इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं इस देश के विकास की गति में अवरोध ना आए, तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है विधानसभा और लोकसभा के दोनों के चुनाव पूरे देश में एक साथ हों। आज मेरी बहनें यहाँ से प्रतिबद्ध होकर रही हैं कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव का मैसेज घर घर लेकर जाए। धन्यवाद। जिस तरह से अभी आतंकवादी हमला हुआ है और भारत के लोगों को निर्मम इस तरह से हत्या कर दी गई, इस पर क्या कहें? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह निर्दोषियों की निर्मम हत्या की गई है, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये भारत ना झुकता है, ना रुकता है, ना थमता है। और मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक फैसले लिए हैं, उससे भारत किसी भी आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के सामने घुटने नहीं दिखेगा। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं इस आतंकी हमले में उन सब परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को। एक बात वहां से निकल के घटना से आई है कि स्पेशली हिंदू को देखकर मतलब मारा गया, और भारत में भी अब जो है इस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो कि अमूमन वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों डेथ हुई है। तो इस तरह से पार्टी भी मतलब राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से सवाल पूछ रही है, तो ऐसे में कैसे समाज चलेगा? ये हमला केवल निर्दोषियों पे नहीं, ये भारत की आत्मा पर, भारत की अस्मिता पर और भारत की एकता पर भी हमला है। ऐसे में हमें निडर होकर, निर्भीक होकर, भारतीय होने का प्रमाण देते हुए एकता के स्वर में एकजुट रहने की आवश्यकता है। मैम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल बुलाई है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है। इस पे कल सीसीएस की बहुत विस्तार में चर्चा भी हुई, बहुत ठोस कदम सीसीएस ने लिए भी हैं, और आज माननीय रक्षा मंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में इसी निर्णय के बारे में विमर्श करेंगे। कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। इस पे प्रतिक्रिया आपको कांग्रेस की मैम, आप अधिवक्ता भी हैं और समय समय पे संविधान को लेकर टारगेट किया जाता है, ऐसे में आप कैसे एक सांसद? संविधान को झलकाने वाले यहाँ पर कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने द्वेष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए संविधान झलकाते तो जरूर हैं, लेकिन ना उसकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, ना उसके मूल्यों को आत्मसात करते हैं। अगर संविधान की रक्षक की भूमिका किसी ने निभाई है और संविधान में दिए हुए मूल्यों को आत्मसात कर कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर कर विकसित भारत की नींव अगर किसी नेता ने रखी है, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।